हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप लोगों को पॉइंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब के माध्यम से इस पिछले संडे को आप लोगों का एक टेस्ट हुआ था, जिसमें आप लोगों का क्वेश्चन तो मैंने अपलोड किया था, लेकिन उसका आंसर नहीं बताया था। उसका आंसर आज मुझे बताना है कि उसका आंसर क्या क्या था। जो आप लोग कमेंट के माध्यम से बहुत बच्चों को बहुत तरह के क्वेश्चन आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन था आप लोगों को कि भारत की शोक नदी किसको कहते हैं, तो कई बच्चों को कमेंट आया था सर भारत की शोक नदी नहीं होती है। तो वास्तव में नहीं होती है तो होती क्या है, उसके बारे में आज इस क्वेश्चन का क्या करूँगा, सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करते हैं। जो टेस्ट सीरीज में मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन को आज कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन क्या थे देखते हैं। पहला हमने क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि सूर्य की प्रकाश की किरणें किस रूप में गमन करती है। ऑप्शन दिया था चालन के रूप में, विकिरण के रूप में, संवहन के रूप में, ऑल ऑफ दीज। तो मैं बता दूं आपके सूर्य की प्रकाश की जो किरणें होती है वो विकिरण के रूप में क्या करती है, गमन करती है। अब कैसे गमन करती है तो आपको बताना चाहेंगे कि सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं वो किस में, अर्थात आपने पढ़ा होगा प्रकाश की किरणों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इससे स्पष्ट है कि प्रकाश की चाल वैक्यूम मीन्स निर्वात में गमन करती है। तो निर्वात का कंडीशन कौन रिप्रेजेंट करता है, विकिरण, जिसके कारण सूर्य की प्रकाश की किरणें किस रूप में गमन करती है, विकिरण के रूप में। तो ये पॉइंट आपका पहला का क्या होगा, बी। सेकेंड क्वेश्चन, सूर्य के तापमान का कितना प्रतिशत तापमान पृथ्वी पे आता है। तो अब आपके सामने सवाल खड़ा होता है, तो आपको बहुत पहले मैंने बताया होगा सोलर सिस्टम चैप्टर्स में कि सूर्य का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और उस सूर्य के टेम्परेचर को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते थे उसे हम पायरोमीटर के नाम से जानते थे। तो आपको मैं बता दूं सूर्य के टेम्परेचर का जो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है वो 6000 डिग्री का मात्र 15 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस का मात्र 15 डिग्री सेल्सियस ही कहाँ पे, पृथ्वी पे आता है। तो उसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो आप 15/6000 मल्टीपल सब काट पीट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 0. कितना, 25%। जो ऑप्शन नंबर कितना, सी में प्रेजेंट था। अतः सूर्य के तापमान का कितना प्रतिशत तापमान पृथ्वी पर आता है, तो 0.25%। कैसे आता है, तो आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सूर्य का जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री होता है, और सूर्य के टेम्परेचर 6000 डिग्री का मात्र 15 डिग्री सेल्सियस तापमान ही पृथ्वी पे आता है। और उस टेम्परेचर जो सूर्य की प्रकाश के किरणों को जब टेम्परेचर पृथ्वी पे आता है तो उसे सूर्य ताप के नाम से जानते हैं। सूर्य ताप क्या होता है, सवाल आपके सामने ये खड़ा होता है। तो जो सौर विकिरण सूर्य के प्रकाश के किरणों के द्वारा जो टेम्परेचर पृथ्वी पे आता है उसी को सूर्य ताप के नाम से जानते हैं। अतः सूर्य पृथ्वी पे सूर्य ताप कितना होता है, तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, जो औसतन में मापा जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य की प्रकाश के मात्र 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अर्थात सूर्य के कुल टेम्परेचर का 0.25% टेम्परेचर आता है। तो पृथ्वी पे आपकी तबाही की स्थितियां आप देखते रहते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई रहती है। साथ में आपको इसके थोड़ा एक्स्ट्रा भी बात, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो साथ में आपको एक्स्ट्रा चीज भी मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया था। जो प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं कि आपका मई का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी आपकी जो गर्मी की स्थिति है वो बहुत कंट्रोल में। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की क्रिया में जो CO2 या विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन की स्थिति की वजह से जो टेम्परेचर दिन प्रतिदिन हाई हो रहा था, वह इस समय जितनी भी लॉकडाउन की स्थिति वजह से बंद होने के कारण ही इस समय ग्लोबल वार्मिंग की क्रिया कम हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग क्रिया कम होने की वजह से प्रेजेंट टाइम में हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या है, निम्न रूप में प्रेजेंट है। जिसके कारण आज इस मई की आज लगभग सेकेंड वीक आपका मई का जा रहा है, जिसमें भी अभी भी कोई टेम्परेचर की स्थिति में कोई विशेष दिखाई नहीं दे रहा है। तो पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए कि सूर्य के तापमान का कितना प्रतिशत, 0.25% पृथ्वी पे क्या करता है, आता है। ऑप्शन नंबर कितना था, सी। अब आता है भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है। जो ऑप्शन दिया गया था A, B, C और D, तो उसमें से कोई नहीं था, नॉन ऑफ दीज। अतः भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राज्य हैं, तो आपको मैं बता दूं, आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिवर्तित किया गया। तब से प्रेजेंट टाइम में आपके कुल कितने राज्य उपस्थित हो गए, 28। तो और आपका जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको जब तोड़ा गया तो 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तोड़ दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो अब आप पूछ सकते थे सर जब 7 पहले थे 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जब जम्मू कश्मीर में तोड़ा गया तो 7 और 2 9 हो गए। तो 9 होने के पश्चात आपको मैं बता दूं आपके दमन और दीव
और दादर और नगर हवेली की दूरियां और उनके अंदर जनसंख्या कम होने की वजह से उन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में एक मिला दिया गया, जिसके कारण वह दोनों मिलकर कितने एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रेजेंट टाइम में जाने जा रहा है, जिसके कारण अब प्रेजेंट टाइम में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए? 8। तो प्रेजेंट टाइम में कुल 28 राज्य और कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जिसमें से दमन और दीव और दादर और नगर हवेली को आपस में मिलाकर दमन और दीव नया नाम के रूप में क्या किया गया? परिवर्तित किया गया, जिसकी राजधानी कहाँ होगी? तो दमन होगी। तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो अब आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया गया होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 11 नवंबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी आपके दिया गया होगा उसी में होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को मनाते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को क्यों मनाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, आपको पता होगा जब भारत का संविधान बन रहा था या बनकर तैयार हुआ था तो उसमें विशेष सबसे ज़्यादा योगदान बिहार के लोगों का था, जिसमें से आपने पढ़ा होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्बुल कलाम जो आज़ाद थे उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। कहाँ के? बिहार के निवासी थे, जो आपके जब भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया था तो स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री के रूप में जो शपथ लिए थे या शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे और मौलाना अब्बुल कलाम भी कर रहे थे। और मौलाना अब्बुल कलाम के इस योगदान को याद करने के लिए उन्हीं की जन्म तिथि पे ही हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। तब से हम प्रतिवर्ष 11 नवंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षा दिवस मनाना शुरू कर देते हैं। तो अब आपका 4 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अब आते हैं भूपट्टी पे सबसे अधिक किस धातु की मात्रा पाई जाती है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा भूपट्टी पे, आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा कि भूपट्टी पे सबसे अधिक आपके इस वायुमंडल में बात करें तो ऑक्सीजन मतलब और क्या बोलते हैं वायु की बात करें तो आपने पढ़ा होगा स्थल मंडल पे ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा। लेकिन यहाँ पे सवाल खड़ा है क्या चीज? धातु। तो मैं बता दूं भूपट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में किसकी मात्रा? एल्युमिनियम की मात्रा क्या की जाती है? पाई जाती है, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में मिला होगा। जो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आता है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ पे इनर्शिया सवाल खड़ा होता है, जड़त्व क्या होता है। तो मैं बता दूं किसी वस्तु में उपस्थित कुल उसके द्रव्यमान को इसका क्या कहता है? जड़त्व कहते हैं। अतः किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है वह एक प्रकार का द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का सही मात्रा क्या होता है? केजी होता है। और आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जड़त्व एक प्रकार का द्रव्यमान है। तो किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करेगा? तो द्रव्यमान पे क्या करेगा? निर्भर करेगा। तो पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आपके सामने आते जो ऑप्शन नंबर आपका क्या था? बी मिल रहा था। अब अगला क्वेश्चन आता है भारत की शोक नदी किसे कहते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया इस क्वेश्चन के ऊपर कि सर भारत की शोक नदी नहीं होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप केवल दिमाग ये लगा रहे होंगे कि नदियों के द्वारा जब क्षति पहुंचाई जाती है तो उसके द्वारा उसको शोक के रूप में क्या किया जाता है? घोषित किया जाता है। जैसे बिहार की शोक नदी कोसी है, जैसे बंगाल की शोक नदी दामोदर है, जैसे आपके असम की शोक नदी ब्रह्मपुत्र है। तो या आपके एग्जाम्पल के तौर पर एक और मैं दूं, उड़ीसा की जो आपकी शोक नदी ब्राह्मणी है। ये विभिन्न प्रकार के राज्य की होती है, तो आप भारत की क्यों नहीं होती। तो अब यहाँ पे मैं बता दूं भारत की शोक नदी के रूप में जो कई बच्चों ने कहा, वास्तव में तो शोक नदी नहीं होती है, लेकिन ये कंडीशंस कैसे बना, ये क्वेश्चन का सवाल कैसे बना अब इसके ऊपर। तो आपको मैं बता दूं बिहार में एक प्रकार की नदी बहती है जिसका नाम है क्या? कर्मनाशा। कर्मनाशा भारत की एक ऐसी नदी है जो अपवित्र और अशुभ मानी जाती है। और धर्म ग्रंथों के अनुसार कर्मनाशा नदी को अपवित्र और अशुभ मानी जाती है। और इसी के कारण ही इस कर्मनाशा नदी को भारत के किसकी? शोक नदी के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। किसके आधार पे? तो धार्मिक ग्रंथों के आधार पे जो अशुभ और अपवित्र होने के कारण ही इस नदी को किसके रूप में? शोक नदी के रूप में घोषित किया गया। और तब से हम भारत की शोक नदी के रूप में किसको जानते हैं? कर्मनाशा को जानते हैं। जो ऑप्शन नंबर आपको किसना डी में मिला होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आता है 1 नंबर, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं वेग समय के साथ जब वेग की परिवर्तन की दर होती है तो उसे आप त्वरण के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। तो अब आपका 8 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 9वें क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ना है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या था आप लोगों को? तो क्वेश्चन पूछा गया 9 नंबर, पीतल किसका मिश्र धातु है। तो आपने पढ़ा होगा पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है जो कॉपर और किससे? जिंक से मिलकर क्या होता है? बना होता है। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, जो आपके 9 में ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा था? ए मिल रहा था।
अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? प्रकीर्णन की बात होती है, इंग्लिश में स्कैटरिंग, विचलन जिसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना ही अधिक होता है उसका स्कैटरिंग प्रकीर्णन, उसका विचलन उतना ही कम होता है। तथा आपको पता है कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 का किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किसका होगा? बैंगनी का, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम होता है, और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना ही कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर 10 का क्या होगा? सी होगा, जो आपके दिया गया था। अगला क्वेश्चन से आते हैं 11 नंबर। निम्न में कौन धातु है? क्वेश्चन दिया है नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम और ऑक्सीजन। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन भी एक प्रकार की अधातु है, सल्फर भी एक प्रकार की धातु है, ऑक्सीजन भी एक प्रकार की अधातु है, तो सोडियम एक प्रकार की क्या है? धातु है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन, प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? तो आप लोगों ने यदि मेरा वीडियो एसिड बेस एंड साल्ट का वीडियो देखा होगा तो चैप्टर में ये पॉइंट आपको बताया था। इसमें से आपको जानकारी कि मैं दूं, प्रबल अम्लीय विलयन को जब मेथिल ऑरेंज में डाला जाता है तो उसका वो रंग को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। जबकि प्रबल क्षारीय विलयन को मेथिल ऑरेंज में डाला जाता है तो उसको कैसा कर देता है? पीला कर देता है। तो यहाँ पे प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज को डालने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अतः ऑप्शन नंबर 12 का कितना होगा? सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस ग्रह को पार्थिव ग्रह नहीं कहते हैं? तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था जो सूर्य के काफी नजदीक होते हैं वह ठोस रूप में पाए जाते हैं, और ठोस रूप में पाए जाते हैं जिन्हें आंतरिक या पार्थिव ग्रह के रूप में क्या किया जाता था? जाना जाता था। तो जो आपने लाइन से पढ़ा होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के बहुत काफी नजदीक पाए जाते हैं और ये ठोस रूप में पाए जाते हैं जिन्हें आंतरिक या पार्थिव ग्रह के रूप में क्या किया जाता है? जाना जाता है। तीन चारों को छोड़ने के बाद से कोई भी आएगा तो हमारा पार्थिव ग्रह के रूप में नहीं जाना जाएगा। तो ऑप्शन में मैनेज करते हैं शनि। ऑप्शन में देखते हैं तो आपको किस ग्रह को पार्थिव ग्रह नहीं कहते हैं? तो बृहस्पति, शनि, मंगल, अरुण। किस ग्रह को पार्थिव ग्रह नहीं कहते हैं? इसका मतलब ये ऑप्शन सी थोड़ा गलत दे दिया गया है। किस ग्रह को, तो आप जान लें कि बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को और मंगल क्या कहते हैं? सॉरी, क्वेश्चन सी होना चाहिए था, किस ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं? इस ऑप्शन के हिसाब से देखने से पता चल रहा है कि किस ग्रह को पार्थिव ग्रह कहते हैं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको कौन मिल रहा है? केवल और केवल क्या मिल रहा है? मंगल ही मिल रहा है। तो किस ग्रह को पार्थिव ग्रह कहेंगे? मंगल को। अर्थात ये चारों के चारों पार्थिव ग्रह कहलाएंगे और बाद बाकी कोई भी ग्रह होगा तो हमारा पार्थिव ग्रह नहीं होगा। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछा गया था? सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह। तो आपको मैं बता दूं, सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है सारे बच्चे जानते होंगे, बृहस्पति। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बृहस्पति नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में आपने पढ़ा था कि भारत में कुल उपग्रहों की संख्या 762 थी और उसमें 20 और डेवलपमेंट का 762 की जब 772 थी। प्रेजेंट टाइम में कुल आपके उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है? 792। और जो 20 उपग्रह खोजे गए हैं वह शनि के खोजे गए हैं। तो पहले शनि के उपग्रहों की संख्या 62 थी और प्रेजेंट टाइम में शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82। तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह किसको जानते हैं? शनि को जानते हैं, जो आपको ऑप्शन में दिया होगा उसके हिसाब से आपका आंसर होगा। और क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर। मलेरिया होने से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? तो आपको मैं बता दूं, मलेरिया होने से मनुष्य के शरीर का जो स्प्लीन या प्लीहा होता है वही क्या होता है? हमारा प्रभावित होता है। जो आपने पढ़ा होगा आरबीसी का कब्रिस्तान के रूप में स्प्लीन या क्वेश्चन 16 पूछा कि निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, बनारसी हो गई, भागलपुर हो गई, कानपुर हो गई, ये तीनों के तीनों आपके जो शहर है ये तीनों के तीनों गंगा नदी किनारे क्या स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? आगरा होगा। क्योंकि आगरा आपको पता है जो आगरा का ताजमहल है वह यमुना नदी किनारे क्या स्थित है। तो उसके बाद से क्वेश्चन 16 के बाद से क्वेश्चन 17 पे आते हैं। भारत में सबसे लंबी तटीय वाला राज्य कौन सा है? तटीय का मतलब हुआ समुद्र के किनारे। भारत में सबसे समुद्री तट वाला राज्य जो हो जाता है आपको पता होगा, सबसे नंबर 1 पे आता है गुजरात, नंबर 2 पे आता है महाराष्ट्र, नंबर 3 पे आता है आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी तटीय वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। तो भारत में सबसे लंबी तटीय राज्य कौन सा होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो गुजरात होगा। भारत की बात करते हैं तो अब क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। भारत के साथ सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब होती है दो देशों के बीच की जो सीमा रेखा होती है उसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में जानते हैं। तो भारत का कौन सी सीमा, मतलब भारत का कौन सा हिस्सा किस देश के साथ सबसे कम लगता है?
बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, भूटान के साथ। तो इसका ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टान को ऑप्शन नंबर ए लावा कहते हैं, मैग्मा कहते हैं, तरंगे कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टान को मैग्मा के नाम से जानते हैं। और जब वो पृथ्वी के अंदर पिघली हुई जो चट्टान जिसको मैग्मा कहते थे, और वही जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर से बाहर निकल के आती है और जब ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाती थी, तो उसी को आपको मैं बता दूं क्या आग्नेय चट्टान कहते थे। और पृथ्वी के अंदर से जब पिघली हुई चट्टान बाहर निकल के आती है, उसी को किसके नाम से? लावा के नाम से जानते हैं। जब बाहर निकल जाए पृथ्वी के अंदर से बाहर, लावा कहेंगे। और वह ठोस रूप में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम किसके नाम से? आग्नेय चट्टान के रूप में क्या करेंगे? जानेंगे। अगला क्वेश्चन से आते हैं, भारत में किस धर्म की साक्षरता दर सबसे अधिक है? मीन्स लिटरेटेड पर्सन की किस धर्म में सबसे अधिक है? तो हिंदू, जैन, मुस्लिम, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे आपको मैं बता दूं, भारत में सबसे अधिक आपकी साक्षरता दर जैन धर्म की क्या है? सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में क्षेत्रफल कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो विश्व में आपको पता होगा महाद्वीप जो होते हैं क्या होता था, पृथ्वी के जो सबसे बड़े भूभाग होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप के रूप में जानते हैं। महाद्वीप, पूरे महाद्वीपों की जो संख्या है वो 7 है, जिसमें से क्षेत्रफल के अनुसार आपको सजाते हैं तो सबसे बड़ा आपका एशिया होता है, नंबर 2 पे अफ्रीका आता है, नंबर 3 पे उत्तरी अमेरिका आता है, नंबर 4 पे आप दक्षिणी अमेरिका आता है, नंबर 5 पे अंटार्कटिक महाद्वीप आता है, नंबर 6 पे यूरोप महाद्वीप आता है, नंबर 7 पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। तो इसके अनुसार आपको पता क्या चला कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो आपको ये पॉइंट में विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? एशिया महाद्वीप। यही भी क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप तो कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसके हिसाब से आपके 21 क्वेश्चन क्लियर हुए। अब अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखना शुरू करते हैं। 9 की संख्या का 5% अथवा संख्या क्या होगी? तो चूंकि आपको पता है कि संख्या का कितना प्रतिशत, 5% की वैल्यू 9 दी गई है, तो आप जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि किसी भी संख्या का जो मूल संख्या होती है वो 100 होती है। तो 100% बनाने के लिए 5% है, तो कितना से मल्टीपल करते हैं? 20 से, 20 × 5 = 100। तो यहाँ पे 20 से तो आपका मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 180। अगला क्वेश्चन, यदि a अनुपात b बराबर 1:2 तथा b अनुपात c बराबर 1:2 तो a अनुपात c बराबर क्या होगा? इसको आसानी से निकालना होगा। तो मैं बता दूं, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो a अनुपात b और b अनुपात c दिया हो तो ऊपर के ऊपर मल्टीपल, नीचे का नीचे, एक में एक से मल्टीपल कैसे करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे a अनुपात b = 1:2 और b/c = 1:2 दिया है, तो इसको ऊपर इधर का इधर, उधर कर देंगे। एक में एक से एक और दो में दो से 4, मीन्स a अनुपात c की वैल्यू क्या होगी? 1:4। 1:4 ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अब एक का वर्ग क्या होगा? तो मैं बता दूं, जब किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो और विशेषकर एक का, तो कितनी बार दिया गया उसको काउंट करते हैं। 5 बार दिया गया तो 1 2 3 4 5, तो इसको लिखते चलिए 1 2 3 4 5 और घटते क्रम में लिखेंगे, प्लस 5 जो होगा उसको छोड़ देंगे, तो 4 3 2 1। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन मिल रहा? बी राइट आंसर होगा। अब किसी घड़ी का समय 20:15 हो रहा तो वह समय होगा, तो आपको पता होगा जब आपको 12 बजे से ऊपर 13-14 बजना शुरू हो जाता है वो तो पीएम के समय को बताता है। और उसमें ये आपके ट्रेन की घड़ी दी गई है, और ट्रेन की घड़ी को जब निकालना होता है तो हमेशा 12 को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 20 में से 12 चला गया तो आपको निकल के 8:15। अब सवाल हुआ कि ये होगा कि ये होगा। तो आपको पता है कि रेलवे टाइम में जब आपका 13-14 बजना शुरू हो जाता है तो वो पीएम के टाइम को बताता है, अर्थात पोस्ट मेरिडियन के टाइम को बताता है, न कि एंटी मेरिडियन को। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? 8:15 होगा। अतः आप लोगों का सारा आंसर की मैंने अपलोड कर दिया, और आप चेक करके बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि आपने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। उसके हिसाब से आपको मार्क्स अपने कोचिंग की तरफ से क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।